जनवरी से ही इन्फोसिस का स्टॉक लगातार गिरते जा रहा था। लगभग 2000 का हाई लगाने के बाद ये अभी 1301 रुपये के प्राइस पर खड़ा हुआ है। तो क्या आगे ये गिरावट जारी रहेगी या यहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा? तो बने रहिए वीडियो में। हम लोग डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल, प्रॉफिट मार्जिन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, इन सब के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक वैल्यूएशन की जो इसका गेम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इसके बेसिक्स पर। तो बेसिक्स अगर देखें यहाँ पर इस शेयर्स की, तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 5,27,551 करोड़ रुपए है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। करंट प्राइस अभी चल रहा है 1301 रुपये, जो कि 2000 का ये हाई लगा चुका है। 2000 से लगभग 700 रुपये सस्ते में अभी हमको मिल रहा है। देखिए 1728 का हाई यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन ये 2000 का हाई यहाँ पर लगा करके आ चुका है। लो यहाँ पर 1215 का दिखा रहा है। स्टॉक पी 18.3 है। बुक वैल्यू भी काफ़ी ठीक ठाक है। डिविडेंड भी कंपनी दे रही है अच्छी खासी। आरओई भी जनरेट कर रही कंपनी। फेस वैल्यू 5 रुपये की यहाँ पर है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने पीर के मुकाबले जो है सस्ता ट्रेड कर रही है अभी भी, यानी 1300 रुपये 700 रुपये ये सस्ता अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो कंपनी के पास लगभग 0.11% डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी बिल्कुल कंपनी जो है पूरी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल है। कर्ज भी इसके ऊपर 9 के बराबर है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा कंपनी दे रही है। मतलब अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो उसके लिए और भी एक अट्रैक्टिव चीज़ है। अगर हम यहाँ पर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट लॉस अगर देखें यहाँ पर, तो वो क्या कहता है। अभी ये तो हमने बस बेसिक चीज़ें देखी। अभी हम लोग यहाँ पर इसका प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू भी हम लोग देखने वाले हैं। कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट है। कंपनी की क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखें तो यहाँ पर सेल्स देखें तो दिसंबर 2022 की बात करें तो 38,318 की कंपनी ने सेल किया था। मार्च में 37,000 का ये करोड़ में है। जून में 37,933, फिर 38,000 स्टेबल है। इसका यहाँ पर बढ़ना थोड़ा सा शुरू हुआ है, और ये अभी दिसंबर 25 में 45,479 का सेल किया है। यानी यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। 2022 से लेकर के 2025 तक सेल्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। एक्सपेंस खर्च भी यहाँ पर कंपनी का लगभग बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टेबल है एकदम, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ से बढ़ता चला गया है खर्च भी इसका कंपनी का। और ऑपरेटिंग जो नेट प्रॉफिट जो हुआ इसको यहाँ पर देखिए घटा करके अगर देखें तो यहाँ पर इसके प्रॉफिट है कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रही है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी इसका लगभग बढ़ता ही चला गया है। यानी यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिट है, सेल्स है, एक स्टेबल है, प्रॉफिट हो रही है कंपनी को, और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट 6,586 करोड़, 6,134, लगभग प्रॉफिट पूरी तरह से स्टेबल है। 6,000 से लेकर 6,500 की करोड़, एक बिल्कुल बेस पे स्टेबल है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर ठीक ठाक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी आई थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं। ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19 का, 20 का, 21 का, 22 से हमने देखा। ठीक है, अभी यहाँ पर 2014 से यहाँ पर 2025 तक है, यानी 11 साल का टोटल यहाँ पर कंपनी का पूरा डेटा आप देख सकते हैं कि क्या कंपनी कभी घाटे में रही है या सेल्स में कोई नुकसान हुआ है। क्योंकि सेल्स 2014 में 50,133, 53,000, 62,000 सेल्स, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, 82, फिर 90, 1,21,000, फिर 1,46,000, मार्च में 1,53,000, 1,62,000, 1,73,000 सेल्स इसका लगातार बढ़ता गया है। प्रॉफिट भी लगातार देखिए तो यहाँ पर कंपनी का बढ़ता ही चला गया है। अगर आप पूछिएगा कि कंपनी काम क्या करती है इन्फोसिस, तो मैं आपको बता दूं ये जो कंपनी है एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, और ये सॉफ्टवेयर सर्विस का काम करती है। ठीक है, आउटसोर्सिंग का काम करती है, कंसल्टिंग का काम करती है। मतलब कहने का मतलब कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो अपना आईटी का जितना भी काम है वो इन्फोसिस को देती हैं। रिस्क यहाँ पर बढ़ जाएगा यदि यूएस इकोनॉमी जो है अगर वो गिरी तो इन्फोसिस पर सीधा असर पड़ेगा। तो जैसा कि युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से यूएस में काफ़ी तनाव देखने को मिला है, तो इसके वजह से कंपनी पर ये हल्का प्रेशर पड़ा है, गिरावट देखने को मिली है। तो इस वजह से यहाँ पर इसके शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। शेयर्स बेचा कौन है ये भी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अभी थोड़ी देर में क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने प्रॉफिट देख लिया, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है। ठीक है, बैलेंस शीट यहाँ पर अगर देखें, डेट टू इक्विटी के ऊपर टोटल लायबिलिटीज, यहाँ पर सभी चीज़ें। हाँ, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कंपनी के पास बहुत कैश पड़ा हुआ है, रिजर्व। कैश की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए 9,825 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 13,000। कंपनी का जो कैश फ्लो है लगातार 2020 में 21 में देखिए 23,000 करोड़, 22,000 करोड़,
फिर 25,000 करोड़, 35,000 करोड़ 25 में आकर के कंपनी के पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, बहुत सारा कैश है। यानी इस लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाली है। आईटी सेक्टर की कंपनी है। शॉर्ट टर्म में ये अभी इसमें जो गिरावट हुई है वो यूएस इकोनॉमिक पे जो प्रेशर पड़ा है युद्ध की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हुई है। नेट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नेट कैश फ्लो भी है, कंपनी के पास ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, ठीक है। कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर बेचा किसने है जिसकी वजह से गिरा है, आइए आपको वो भी मैं दिखाता हूँ। किसके पास है कि प्रोमोटर्स के पास मात्र 14,94 यहाँ पर जून में, फिर यहाँ पर 89, 14,78, 14,71, 14,61, यहाँ पर दिसंबर में 14,52 यहाँ पर प्रोमोटर्स ने थोड़ा शेयर बेच दिए। फिर एफआईआई के पास ज़बरदस्त यहाँ पर आंकड़ा है, डीआईआई के पास भी ज़बरदस्त यहाँ आंकड़ा है। इन्होंने अपने यहाँ पर देखिए एफआईआई ने 3% यहाँ पर शेयर बेच दिए हैं, ठीक है, दिसंबर 25 से लेकर के अब तक, जिसकी वजह से इस यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिली है। और चूँकि डीआईआई जो है अपने होल्डिंग्स यहाँ पर इंक्रीज़ किए 34 से लेकर के 41। डीआईआई यानी कि जो म्यूचुअल फंड हो गए, जो बैंक हो गए, जो एलआईसी हो गई, वो डीआईआई होते हैं। तो उन्होंने अपनी यहाँ पर होल्डिंग्स बढ़ाई है और एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स जो है कम किया है, उन्होंने शेयर्स बेचा है। पब्लिक के पास कम है, देखेंगे तो पब्लिक भी पैनिक में आकर के यहाँ पर सेलिंग किया है, जिसके वजह से गिरावट देखने को मिली है। तो चूँकि यहाँ पर 50% ज़्यादा हिस्सेदारी जो है, यहाँ पर लगभग एफआईआई के पास काफ़ी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड के पास भी काफ़ी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, तो बड़े प्लेयर्स इसमें कंपनी में पूरा भरोसा कर रहे हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर कहें तो इन्फोसिस फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कर्ज एकदम 9 के बराबर है और वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है। तो आपका क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। हमको इसके जो वैल्यूएशन प्राइस थी जो 2,000 पे गया था, उससे हमें 700 रुपये सस्ती मिल रही है। जैसे हम मार्केट में खरीदने जाते हैं कोई सामान, दाल चीनी वगैरह, तो हम सोचते हैं कि रेट गिर जाए तब हम खरीदेंगे। जैसे आलू खरीदने गए, प्याज खरीदने गए, अगर प्याज का दाम भी 200 रुपये कभी चला जाता है तो हम इंतजार करने लगते हैं कि कब ये फिर 50 रुपये पे आए, 25 रुपये पे आए। एक टाइम पे 200 रुपये किलो पहुँच गया था, तो हम जो 25 रुपये पे आता है तो खरीद कर स्टोर करके रख लेते हैं। तो वैसे ही अभी जो इन्फोसिस का शेयर है वो 1,300 रुपये पे आ गया है, तो यहाँ पर हम खरीद करके रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला है, ठीक है। अगर इसका चार्ट एनालिसिस करें तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर देखें तो काफ़ी लंबे समय से, देखिए 2010 से अगर हम देखें तो 2010 है, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 2010 की बात की जाए तो उस टाइम पर कंपनी का जो शेयर था देखेंगे 297 रुपये के आसपास थी। 2011 में मंडे 3 जून को 256 रुपये थी। लगातार यहाँ से ये ग्रोथ करती चली गई है, शेयर्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। हालांकि हल्का हल्का गिरावट भी आई है यहाँ पर, बीच में देखें तो हल्का ये गिरा भी है, देखिए। लेकिन गिरने के साथ साथ जितनी बार गिरा है उतनी बार ये ऊपर के साइड में उठता चला गया है। अभी भी देखिए तो ये ऊपर के साइड में गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर के साइड, फिर नीचे, फिर ऊपर के साइड गया है। यानी जो पिछली इसकी जो प्राइस थी वहाँ पर निकलने की कोशिश ये कर रहा है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 2000 ये लगाया था हाई, अभी 1300 पे चल रहा है। तो यहाँ ये जो पैटर्न बन रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न से यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ से ये बाउंस बैक की संभावना इसमें काफ़ी बढ़ रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। प्राइस भी अगर देखिए यहाँ पर, प्राइस अगर यहाँ पर देखें, देखिए तो यहाँ पर अपर बैंड को छोड़ करके मिडिल बैंड पर को भी छोड़ दिया है और ये लोअर बैंड पर ट्रेड कर रही है। अब लोअर बैंड से निकल करके तो बाहर जाएगी नहीं, तो यहाँ से इसकी जो साइकिल पूरी होगी, ये साइकिल पूरी होगी, तो यहाँ से एक यहाँ पर बाउंस बैक हमको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ युद्ध समाप्त हुआ, कोई न्यूज़ आई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएस की, चूँकि यूएस की जो भी काम होता है, यूएस का आईटी सेक्टर की जो भी वहाँ पर काम है वो इन्फोसिस को सौंप देती है करने के लिए। तो वहाँ की इकोनॉमिक्स पर अगर कोई इम्पेक्ट पड़ता है, अगर उसमें कोई गिरावट आती है तो इस इन्फोसिस के शेयर्स पर डायरेक्ट असर पड़ता है, ये स्टॉक्स डायरेक्ट गिरेंगे। तो फिलहाल जो अभी ईरान और यूएस में युद्ध चल रहा है उसके वजह से वहाँ के इकोनॉमिक्स पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से इसमें भी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो जैसे ही यहाँ पर युद्ध थमेगा, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी हल्की सी भी, तो ये एक बाउंस बैक वापस ले जाएगा। तो लंबे समय के लिए यहाँ पर कंपनी जो है, कॉफ़ी इसका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है, प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत अच्छा है। यहाँ पर दिसंबर 2025 में इसका जो नेट प्रॉफिट था दिसंबर 2025 की, वो 6,666 करोड़ की नेट प्रॉफिट रही है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, ठीक है।
मेन रीजन जैसा कि मैंने बताया, ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ी कमी आई थी और खर्च की बढ़ने की वजह से प्रॉफिट पर थोड़ा असर दिखा था। कंपनी का खर्च बीच में बढ़ गया था, जिसकी वजह से प्रॉफिट पर असर देखने को मिला। क्योंकि लंबे समय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लंबे समय में कंपनी जो है एक प्रॉफिटेबल है, ये स्ट्रांग फंडामेंटल आईटी सेक्टर की कंपनी है। हमेशा ये एक गिरावट के बाद बाउंस बैक ये करेगी ही करेगी। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइएगा कि अगला स्टॉक की जो एनालिसिस है किस स्टॉक पे करें। हमारे विचार से मैं अगला जो वीडियो लेकर के आऊँगा वो डिक्सन टेक्नोलॉजी पर लेके आएंगे, क्योंकि वो 15,000 से 9,000 पे आ गया है। तो वो क्यों गिरा है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या वो अभी यहाँ से बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा, या आप कौन से सेक्टर्स में चाहते हैं एनालिसिस, तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो अगली ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।